नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहाँ से माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है लोथल। लोथल से सबसे पहली बार माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो इसका भी उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले अपवाह तंत्र का निर्माण किया था। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो इसका उत्तर है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली मां थी। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिनों के बाद ही गौतम बुद्ध की माता माया का निधन हो गया था, जिसके बाद गौतम बुद्ध के पिता ने माया की बहन गौतमी के साथ शादी की थी। इस तरह प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली मां होने के साथ ही साथ इनकी मौसी भी थी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि प्रजापति गौतमी को गौतम बुद्ध पहले संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध प्रजापति गौतमी को संघ में शामिल करने पर राजी हो गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में सरस्वती और द्रुष्टद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका उत्तर है ब्रह्मावर्त देश। ब्रह्मावर्त देश सरस्वती और द्रुष्टद्वती नदियों के बीच में अवस्थित था। यहाँ इस मैप में भी आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो हरियाणा है, मूल रूप से उसके आसपास के क्षेत्र को कभी ब्रह्मावर्त देश के नाम से जाना जाता था, और यही आगे जब आर्यों का विस्तार हुआ तो इसे आर्यावर्त के नाम से पुकारा गया। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब है 1784। 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी, और ये किन किन के बीच में हुई थी? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिशर्स के बीच में 4 लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्हें एंग्लो मैसूर वार के नाम से जाना जाता है। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी एग्जामिनेशंस में यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन लड़ाइयों के बारे में देख लेते हैं। जो पहली लड़ाई थी वो 1767 से 1769 के मध्य लड़ी गई तथा ट्रीटी ऑफ मद्रास के द्वारा यह लड़ाई समाप्त हुई थी। ट्रीटी ऑफ मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में की गई थी। दूसरी लड़ाई जो थी वो 1780 में शुरू हुई और 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के जरिए समाप्त हुई। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में की गई थी। जो तीसरी लड़ाई थी वो 1790 से 1792 तक चली और इसकी समाप्ति ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के द्वारा की गई। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। इसी प्रकार जो चौथी लड़ाई थी जिसमें टीपू सुल्तान अंतिम रूप से पराजित हुआ वो 1799 में थी। 1799 इसी लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इन तीनों संधियों को आप MMS कोड के जरिए याद रख सकते हैं। इसमें पहले M का मतलब है मद्रास, यानी मद्रास की संधि जो कि 1769 में संपन्न हुई थी। दूसरे M से है मैंगलोर, यानी मैंगलोर की संधि जो कि 1784 में संपन्न हुई, और S का मतलब है सेरिंगपट्टनम, यानी सेरिंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में संपन्न हुई थी। तो इस कोड के जरिए आप एंग्लो मैसूर की जितनी भी संधियां हैं उन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया वशीकरण के वर्णन के साथ ही साथ औषधियों का भी वर्णन किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आ से अथर्ववेद और आ से ही औषधि। तो अथर्ववेद में औषधियों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ नदियों की लिस्टिंग की गई है, जैसे सतुद्री नदी। सतुद्री नदी को आज के समय में सतलज के नाम से जाना जाता है। परसुड़ी नदी, इसे आज के समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। आस्किनी नदी, इसे आज के समय में चिनाब नदी के नाम से पुकारा जाता है। वित्तिस्ता नदी, जिसे अब झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आज की जो ब्यास नदी है उसे विपाशा नदी के नाम से ऋग्वैदिक काल में जाना जाता था। गोमती नदी, इसे गोमल कहा जाता था। गंडक नदी जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होती है, इसे ऋग्वैदिक काल में सदा नीरा के नाम से पुकारा जाता था। इसी प्रकार स्वात नदी है जो कि उस समय सुवास्तु के नाम से जानी जाती थी।
कुर्रम नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित होती है उसे ऋग्वैदिक काल में कुर्मू के नाम से पुकारा गया है। इसी प्रकार काबुल नदी को ऋग्वैदिक काल में कुभा नाम से पुकारा जाता था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि चारों वेदों में कुल मिलाकर 31 नदियों का वर्णन किया गया है। ये 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर कुल 31 नदियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिनमें से 25 नदियां अकेले ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसे नदी सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 21 नदियों का वर्णन किया गया है और बाकी 4 नदियों का वर्णन ऋग्वेद के दूसरे सूक्तों में किया गया है। ऋग्वेद के समय में सर्वाधिक जो उल्लेखित नदी है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को इसीलिए नदीत्मा कहा गया है, यानी नदियों में सबसे उत्तम। ऋग्वेद में ही गंगा नदी का भी उल्लेख किया गया है और मात्र एक बार इसका उल्लेख आया है। वहीं यमुना नदी की अगर बात करें ऋग्वेद में तो इसका उल्लेख 3 बार आया है। तो इस प्रकार वैदिक नदियों से संबंधित इतने फैक्ट्स एंड फिगर आपको याद रखने हैं। अगर इतने फैक्ट्स एंड फिगर आप याद रखते हैं तो वैदिक नदियों से संबंधित सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये वाला प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि सतलज नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ब्यास नदी को क्या कहा जाता था, रावी नदी को क्या कहा जाता था, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो अगर इतने फैक्ट्स एंड फिगर वैदिक नदियों से आप याद रखते हैं तो ये टॉपिक जब कभी भी रिपीट होगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें तो कोशिश करें उससे कोई ना कोई टॉपिक निकालने का। अगर आप टॉपिक की तैयारी कर लेंगे तो वही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, लेकिन उनका बस पूछने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा। टॉपिक पे अगर आपकी पकड़ है तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। यहां तक आपने अगर ये वीडियो देखी है इसका मतलब आपको कंटेंट पसंद आ रहे होंगे, तभी आपने इतनी वीडियो देखी है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।